Hello everyone, I am Dr. Jayant, Assistant Professor of Commerce, CHL Government College छारा झज्जर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेन मार्केट सिलेक्शन एंड एंट्री मोड्स के बारे में। इस वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इसमें हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन मार्केट में एंटर करते वक्त क्या स्ट्रैटेजीज को यूज करना चाहिए और किन स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करने की जरूरत होती है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इस फॉरेन मार्केट में जब आप एंटर करते हैं तो क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं या क्या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से कोई भी एक बिजनेस इंटरनेशनली मार्केटिंग या इंटरनेशनल ट्रेड की ओर जाता है। तो फैक्टर्स कह सकते हैं आप, कॉजेज या एसेंशियल कंडीशंस आप कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिनके वजह से ये इंटरनेशनल मार्केटिंग को इतनी ज्यादा बढ़ावा मिलता है। इंटरनेशनल मार्केटिंग को अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो अपना कोई भी प्रोडक्ट गुड्स को सेल करना अक्रॉस द बॉर्डर्स ताकि वो कस्टमर की वैल्यू दे पाए कस्टमर को और उसकी नीड्स को फुलफिल कर पाए। फुल फ्लैश मार्केटिंग ऑपरेशंस को फुलफिल करने को ही इंटरनेशनल मार्केटिंग कहा जाता है। तो फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजीज, सबसे पहले स्ट्रैटेजी से पहले हमें देखना जानने की जरूरत है कि आप किसी भी फॉरेन मार्केट में एज अ बिजनेस किस तरीके से एंटर कर सकते हैं। और उस एंटर करने के आपके पास मोटे तौर पर 3 मेथड्स हैं कि क्योंकि आप ये तो हमें पता है कि फॉरेन में आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना है, लेकिन इन 3 मोड में से कौन सा आपके लिए सूटेबल है, आपका बिजनेस कौन से मोड के थ्रू जा सकता है, वो जानने की जरूरत होती है। ट्रेड मोड, इन्वेस्टमेंट मोड एंड कॉन्ट्रैक्चुअल मोड, 3 तरीके के ये माध्यम हैं जिसके जरिए आप इंटरनेशनली अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते होते हैं। और इन्हीं के माध्यम से आप मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग भी इन्हीं मोड ऑफ एंट्री पर निर्भर करेगा कि आप किस तरीके से अपना कितने लेवल पर, कितना बड़े लेवल पर है, कितना आप बिजनेस की कौन कौन सी एक्टिविटी वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रेड मोड, ट्रेड मोड का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मार्क एंट्री आप अगर फॉरेन मार्केट में कर रहे हैं तो आप वहां पर सिर्फ एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स के माध्यम से नॉर्मल ट्रेड आप बिजनेस कर रहे हैं और उसी ट्रेड के जरिए आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं। नॉर्मल मान लीजिए मैं यहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स के स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करता हूँ। मैं यहाँ पर सपोज किसी भी 4 व्हीलर के नट्स एंड बोल्ट्स बनाता हूँ। तो उन नट्स एंड बोल्ट्स को बेचने के लिए मेरे को कहीं जगह चाहिए। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, तो मुझे लगता है कि बाहर, जहाँ पर बाहर है, चाइना है या कोई यूरोपियन कंट्री में कंपनी है, वहां पर मैं अपने इन नट्स एंड बोल्ट्स को एक्सपोर्ट कर दूं। तो ये एक क्या है, ट्रेड मोड, कि मुझे अपने प्रोडक्ट को बाहर बेचना है क्योंकि मैं उसके कारण हो सकते हैं कि इंडिया में मैं अपनी नीड को फुलफिल ना कर पा रहा हूँ, बिजनेस नीड को, या हो सकता है मेरे पास सरप्लस प्रोडक्शन हो, या कोई और कारण भी हो सकता है। एक्सपोर्ट का मतलब सिंपल होता है, सेलिंग द प्रोडक्ट टू अदर नेशन। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट मोड। इन्वेस्टमेंट मोड के जरिए आप एक सब्सिडरी यूनिट सेटअप करते हैं वहां पर, और उस सब्सिडरी यूनिट को सेटअप करने का तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए। आप किसी एक सब्सिडरी में पैसा लगाते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं एफडीआई के जरिए, और पेरेंट एंटरप्राइज के पास ही ओनरशिप स्टेक होता है। मैं यही सेम एग्जांपल लेकर चलता हूँ नट एंड बोल्ट्स का। मैं को अपना बिजनेस, मुझे अपने नट एंड बोल्ट सपोज यूरोप में बेचने हैं। मेरे को एक कंपनी, मैंने सर्च किया, एनालिसिस किया और मुझे एक ऐसी कंपनी मिली जो जर्मनी में बिजनेस करती है, लेकिन उसका स्केल ऑफ ऑपरेशंस बहुत छोटा है, या वो बहुत थोड़े लेवल ऑफ बिजनेस में ही काम करती है, छोटे से रीजन में ही काम कर रही है। मैंने उसको, उस कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना लिया, या मैंने अपनी खुद की एक अलग से सब्सिडरी बना दी। सपोज मेरे पास वो बिजनेस नहीं था या मुझे कोई ऐसी कंपनी नहीं भी मिलती है,
तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं अपनी एक अलग से सब्सिडरी सेट कर दूं। उस सब्सिडरी में मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूं, उसके शेयर्स मैं खरीद लूं, यानी ओनरशिप स्टेक मेरे पास है, उसके मैनेजमेंट के वोटिंग वीटो पावर डिसीजंस मेरे पास हैं, और मैं उसके जरिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पा रहा। प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है, लेकिन सब्सिडरी होने के वजह से मैं इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, उसकी कैपिटल को खरीदा और वहां पर मैं अपना बिजनेस मैंने एक्सपेंड कर लिया। तो इसके जरिए मैं जर्मनी या किसी और कंट्री में एंट्री कर सकता हूं। तीसरा, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में एंट्री जो करने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। यहां पर हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम कोई भी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस कर लेंगे, कोई एग्रीमेंट कर लेंगे, या किसी तरीके का एक्सपर्टाइज है, वो एक्सपर्टाइज हम प्रोवाइड कर देंगे। सब एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। सपोज मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता हूं और मेरा काम है कि जो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उनको सेल करने का काम है, और साथ ही साथ जो उसकी इंडियन ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, कढ़ाई बुनाई, जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे बनारसी जो है आपका, उधर से आप अगर साउथ में देखें, साउथ का जो सिल्क वगैरह है, तो जो ये अलग अलग तरीके के जो डिजाइन आप कह सकते हैं या कपड़ा कह सकते हैं, उसमें हमारा काम। मैं एक्सपोर्ट करने के बजाय मैंने क्या किया, मेरे को एक्सपर्टाइज है, मेरे पास स्किल्ड लेबर है, और मैं उनकी मदद से बाहर के किसी एक बिजनेसमैन को ये चीजें सिखा देता हूँ। उनके साथ एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि जो डिजाइन्स हमारे हैं, कपड़ों के कह सकते हैं, ड्रेसेस के और दूसरे और डिजाइन्स, वो डिजाइन्स तो हमारे रहेंगे, लेकिन एग्रीमेंट कर लेते हैं और आप इन डिजाइन्स को यूज कर सकते हैं। तो सब्सिडरी यूनिट भी आप इन सब चीजों को कर सकते हैं। टेक्निकल के साथ साथ मैनेजरियल स्किल्स भी होते हैं। अब मान लीजिए टेक्सटाइल है, हो सकता है मैं बाहर किसी कंपनी के थ्रू नहीं बिजनेस कर रहा हूं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटी छोटी कंपनीज हैं, मैंने उनकी मैनेजमेंट में मैनेजरियल स्किल्स में, क्योंकि अब मेरी मान लीजिए सब बड़ी कंपनी है, वहां पर वो छोटे बिजनेसमैन है, एक आम दुकानदार है, तो मैं उनको अपनी मैनेजरियल स्किल्स की मदद से उनको ट्रेन कर सकता हूं और अपनी मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज में उनको दे सकता हूं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो मैनेजरियल स्किल्स ही देती हैं। ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं जो ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ी हैं, जो एक्सपर्टाइज कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आपके मैनेजमेंट करने में हेल्प करते हैं, आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन मोड है आज के टाइम पर, क्योंकि हो सकता है हम सारे रिसोर्सेज अफोर्ड ना कर पाए। एक्सपोर्ट मोड या इन्वेस्टमेंट मोड में बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बट कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिनेरियो है जो, अगर हम आज का टाइम का सिनेरियो देखें कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की मदद से एक इंटीग्रेशन हो गया है, एक जुड़ाव हो गया है सभी डोमेस्टिक इकोनॉमी का ग्लोबल इकोनॉमी। अब आज के टाइम पर ऐसा नहीं है कि अगर मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे को सिर्फ इंडिया की मार्केट पे ही कोई कंट्रोल है, या इंडिया की मार्केट में ही मैं बिजनेस कर रहा हूं। इंडिया में बनने वाला प्रोडक्ट मैं यूएसए में बेच सकता हूं। इंडिया में बैठे बैठे मैं जर्मनी का, फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का बना हुआ प्रोडक्ट खरीद सकता हूं। तो ये जो इंटीग्रेशन है डोमेस्टिक इकोनॉमी का और ग्लोबल इकोनॉमी का, ये ग्लोबलाइजेशन के वजह से हुआ है।
और इसी ग्लोबलाइजेशन के वजह से आज के टाइम पर हमारा जो इंटरनेशनली इकोनॉमी है वो उस तरीके से ग्रो करा है, उसका जो ग्रोथ रेट है, जो आपका ट्रेड का नंबर्स है, वो कई गुना बढ़ जाता है। और साथ ही साथ इन्हीं के वजह से फ्री फ्लो भी होता है कैपिटल का, लेबर का, टेक्नोलॉजी का, या और दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। अक्रॉस द बॉर्डर्स हमारी जो मूवमेंट है, फ्लो है जो इन रिसोर्सेज की, वो हो रही है। हम देखते हैं कि इंडिया से बहुत लोग बाहर जाके गल्फ में और दुबई और जो सऊदी अरेबिया जैसे देशों में जाके काम करते हैं। बहुत ज्यादा लेबर, ऑल्दो लेबर वर्क है, बहुत हाई पेड वर्क है वहां पर, लेकिन यहाँ के लोग बाहर जाकर कारीगरी, आर्किटेक्चर का काम, या मोल्डिंग, जो आप देखते हैं मोल्डिंग का काम होता है, डिजाइन बनाने का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम, ऑयल वेल्स में काम कर। तो ये कैसे हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है कि हमारा जो लेबर है वो बाहर जा सकता है और फ्री फ्लो है उस लेबर का। और टेक्नोलॉजी और कैपिटल का भी इसी तरीके से है। बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ रही है, बाहर की कैपिटल यहाँ आ रही है, हमारी कैपिटल बाहर लग रही है। तो जो मूवमेंट है, फ्री फ्लो है वो। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट कि लिबरलाइज्ड अप्रोच है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए खुली छूट है, और आपकी जो लिबरलाइज्ड है उस वजह से आपका फ्री ट्रेड होता है। और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ एमएनसीज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंट्री स्ट्रेटजी जो सबसे पहला पॉइंट है आपका एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, ये इंटरनेशनल मार्केटिंग को करने का सबसे बेसिक तरीका है, जिसमें आप बिजनेस को एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, किसी प्रोडक्ट को बाहर बेचते हैं कंपेरेटिव एडवांटेज को लेने के लिए। हमारा किसी प्रोडक्ट में कोई खास क्वालिटी है, उसको फायदा लेने के लिए हम अपना बिजनेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग फेज में ये ज्यादा फायदेमंद रहता है। दूसरा है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग में एक बिजनेस यूनिट है हम एक कंट्री का, वो दूसरी बिजनेस यूनिट को एक परमिशन दे रहा है टेक्निकल नो हाउ, क्या पेटेंट का, या आपके पेटेंट को, कॉपीराइट को यूज करने का परमिशन दे रहा है। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स हैं बाकायदा, और इन लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स की मदद से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर पाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम फ्रेंचाइजिंग की बात करें, तो फ्रेंचाइजिंग की जो बिजनेस यूनिट है वो दूसरे फ्रेंचाइजर जिसे हम बोलते हैं, वो दूसरे को राइट देती है पूरा का पूरा बिजनेस करने को। साथ ही साथ इन अ पर्टिकुलर मैनर वो ये बताते हैं कि आपका बिजनेस किस पर्टिकुलर मैनर में किस तरीके से किया जाए, क्योंकि उसका कारण है कि ब्रांड नेम और कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है फ्रेंचाइजर के द्वारा, कि जिस कंपनी की ओरिजिनली वो ब्रांड है, वो अपने उस ब्रांड को यूज करने के लिए और पूरा मार्केटिंग प्रोग्राम सेटअप करके देती है, ताकि वो फ्रेंचाइजर उसके मदद से अपना मार्केटिंग कर पाए। और प्रॉपर स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल दिया जाता है ताकि उस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन भी करा जाए। आप देखते भी हैं बहुत बार कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, या आपने ब्रांडेड अगर आप देखें, अगर हम इसमें देखें लिवाइस, पेपे जीन्स, या फूड आइटम्स में देखें मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज टाइप, या ज्वेलरी आउटलेट्स अगर हम तनिष्क टाइप देखें, तनिष्क हो गया, या आपका रिलायंस ज्वेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में एलजी, सैमसंग, तो ये सारी बहुत इनमें से बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो फ्रेंचाइजिंग मॉडल भी यूज करते हैं। हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म पर काम हो रहा है। अगर यही फ्रेंचाइजिंग हम किसी बाहर के विदेश के बिजनेस यूनिट को दे देते हैं, तो वो आपका फ्रेंचाइजिंग है। अब मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज जैसी कंपनी जो ब्रांड्स हैं वो बाहर की ब्रांड्स हैं, उन्होंने इंडियन कंपनीज को, इंडियन लोगों को एक काम दिया और उनको फ्रेंचाइजिंग के थ्रू बताया। मोटे मोटे तौर पर जहां पे भी आप मैकडोनल्ड्स में जाएंगे, उसका मेन्यू,
उसका एक सेटअप, जिस तरीके से वो काम करता है, वो सारा ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। उसका रीजन यही है कि जो ओरिजिनल मैकडॉनल्ड्स कंपनी है, मैकडॉनल्ड्स ब्रांड है, उन्होंने पहले से बिजनेस बताया है कि आपको अपना बिजनेस इस तरीके से करना होगा। इट इज अ मैंडेटरी एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग में केवल मार्केटिंग करने का एग्रीमेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अलाउड। कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं और आप कोई मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आप मार्केटिंग करने के लिए बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर में आपका ओनरशिप और मैनेजमेंट शेयर किया जाता है किन्हीं दो कंपनीज के बीच में। दोनों अलग अलग कंट्रीज के बीच में होते हैं। डिटेल्ड नॉलेज होती है डोमेस्टिक कंडीशंस की एक के पास। जो लोकल बिजनेस होगा उसके पास क्या होगा, डोमेस्टिक कंडीशंस की पूरी नॉलेज। वहीं दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल प्लेयर है उसके पास क्या होगा, कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइज होगा या कोई नॉलेज होगी या वो कोई और नॉलेज होगी। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या है कि जो पेरेंट एंटरप्राइज है वो मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करता है लोकल बिजनेसेस को, और जो दूसरे नेशंस हैं बिना किसी ऑनरशिप स्टेक के, आपको यानी सिर्फ मैनेजमेंट करने की एक्सपर्टाइज दे रहे हैं, वो कोई ऑनरशिप स्टेक नहीं ले रहे हैं। और ये डिफरेंट मैनेजमेंट एजेंसीज के थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, जो मर्जर होता है उसमें आमतौर पर सेम टाइप ऑफ बिजनेस होता है, और कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को लेने के लिए आमतौर पर दो अलग अलग तरीके के फर्म्स जुड़ते हैं और आपस में बिजनेस करते हैं। वहीं एक क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन में एक बड़ा फर्म छोटे फर्म को एक्वायर कर लेता है, खरीद लेता है, ताकि उसके रिसोर्सेज का यूज करके वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और लार्जर स्केल पर वो काम कर सके। असेंबली कॉन्ट्रैक्ट्स। असेंबली कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके जो प्रोडक्ट के पार्ट्स हैं वो अलग अलग देशों से कलेक्ट किए जाते हैं और उसको असेंबल किया जाता है किसी एक देश में। ये आमतौर पे चीप लेबर या और अदर बेनिफिट्स को लेने के लिए किया जाता है। जितना भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मैक्सिमम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसी असेंबली कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करता है। कार में लगने वाले कंपोनेंट सारे के सारे कभी भी किसी एक देश की या किसी कंपनी के नहीं होते हैं। इवन जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, होंडा, टोयोटा, ये जो कंपनीज हैं, होंडाई, ये सभी भी अलग अलग देशों से अपने प्रोडक्ट्स के पार्ट्स खरीदते हैं और उनको किसी एक असेंबली प्लांट में ले जाकर उसको असेंबलिंग कर दिया जाता है। तो ये बेनिफिट चीप लेबर का बेनिफिट लेने के लिए हो सकता है, या कस्टम ड्यूटी या अदर टैक्सेशन रिलीफ को लेने के लिए भी करा जाता है। एक इजी मोड है, क्योंकि अब सारे के सारे प्रोडक्ट्स अगर आप सारे कंपोनेंट्स खुद बनाने लग जाते हैं और एक ही जगह बनाते हैं तो आप का कॉस्ट या बाकी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और उन मटेरियल को एक्वायर करने के लिए कॉस्ट जो लगेगी वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है थर्ड कंट्री लोकेशन। इस स्ट्रेटजी में जो बिजनेस टेक्स एडवांटेज ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन टू नेशन, किन्हीं दो देशों के आपसी ट्रीटी के वजह से, आपसी संबंध के वजह से जब बिजनेस को फायदा उठाते हैं, वो आपका थर्ड कंट्री लोकेशन है। एक थर्ड कंट्री के माध्यम से बिजनेस किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया का टैक्स कंसेशन ट्रीटी है मॉरिशस में। अगर कोई बाहर का यूरोपियन कंट्री से कोई बिजनेस वाया मॉरिशस अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उसको टैक्स कंसेशन मिलता है। तो इसी तरीके से ये एक ट्रीटी के वजह से बिजनेस यूनिट्स को फायदा मिलता है। Country location strategy is also used when two nations do not have trade or political relations. For example, country A और B
के आपस में कोई खास संबंध नहीं है, ट्रेड रिलेशंस नहीं है, पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे नहीं है। तो कंपनी एक है कोई जो ए कंट्री की कोई कंपनी बी में पैसा लगाना चाह रही है, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम तीसरे किसी देश के माध्यम से पैसा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ए और बी के आपस में कॉन्टैक्ट्स या आपस में उस तरीके के रिलेशंस नहीं है। स्ट्रैटेजिक अलायंस जो होता है आपका, वो स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए होता है। किसी खास तरीके का रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कोई कॉमन कस्टमर सर्विस सेंटर को सेटअप करने के लिए, कोई ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। किसी खास स्पेसिफिक गोल से ये अलायंस होता है। इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती और दोनों ही बिजनेसेस की आपस में अपनी एक आइडेंटिटी रिटेन कर सकते हैं। यहां पर कोई ओनरशिप स्टेक नहीं हो रहा। अगर सपोज महिंद्रा इंडियन कंपनी है, टोयोटा बाहर की कंपनी है, टोयोटा और महिंद्रा में एक बार इन्होंने डील करना चाहा, ऑल्दो अब वो डील कैंसिल हो चुकी है, कॉल ऑफ हो चुकी है। वो उन्होंने डील करा कि हम महिंद्रा के प्लांट्स और महिंद्रा के इनपुट्स को यूज करके टोयोटा की गाड़ियों का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो स्ट्रैटेजिक अलायंस था, किसी ने किसी के शेयर्स नहीं खरीदे। जो पॉजिटिव पॉइंट था वो महिंद्रा से ले लिया, जो फायदा उसके बदले टोयोटा को फायदा महिंद्रा ने दी। यानी एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए जब आप बिना किसी ओनरशिप स्टेक के कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो स्ट्रैटेजिक अलायंस होता है। आमतौर पर कंपटीशन कम करने के लिए या ओनरशिप ट्रांसफर करे बिना ही अपने बिजनेस को बाहर एक्सपेंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये थे आपके स्ट्रैटेजीज। अगला है आपके फैक्टर्स या कॉजेज, एसेंशियल कंडीशन। सबसे पहला लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन आप जानते भी होंगे कि अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस को दूर करने के लिए, बिजनेस यूनिट्स पर कंट्रोल लगाने का, गवर्नमेंट को हटाने के लिए किया जाता है। प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन, जो आपके प्रोसीजर्स हैं बिजनेस को करने के लिए, उसको आसान बनाने की ये प्रक्रिया है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को रिड्यूस करता है और साथ ही साथ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होते हैं उसको दूर करने को ही लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन या फैक्टर है कि लिबरलाइजेशन कैसा है, उस देश के कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस किस लेवल तक हैं। सेकंड है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाते हैं किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा देश के बीच में, ताकि एक नॉर्म्स को सेट किया जा सके और वो जो नॉर्म्स हैं वो एक थोड़े बहुत स्टैंडर्डाइज्ड हों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से। और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए ही ये मुमकिन है, जिसमें एक बकायदा बहुत डिटेल्ड में एग्रीमेंट किया जाता है, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए और मेंशन करते हुए उसमें लिखा जाता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोसीजर्स को भी स्टैंडर्डाइज किया जाता है ताकि इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सके उस एग्रीमेंट के मेंबर नेशंस को। नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्टा जो थी वो लार्जेस्ट मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट थी। 2018 में इसको दोबारा से रिन्यू किया गया है। ये यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस और बहुत ज़्यादा ट्रेड कंसेशंस दिए जाते हैं वहाँ पर बिजनेसेस को आपस में करने के लिए। इसका नाम चेंज होकर अब यूएसएमसीए कर दिया गया है और 2018 में ये रिन्यू किया गया है। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे देश इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स कर लेते हैं ताकि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड किया जा सके और इन्वेस्टमेंट्स का भी फ्री फ्लो करा जा सके।
एग्जाम्पल के तौर पर OECD का मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है ये इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, और WTO का TRIM ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ये कुछ इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हैं। सफिशिएंट रिसोर्सेज, बाहर एक्सपेंड करने के लिए, बाहर एंट्री करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हो। आपको यहाँ पर बहुत लार्ज नंबर में कैपिटल चाहिए, लार्ज लेबर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, आपके पास टेक्निकल वो होने चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, मैनेजरियल एक्सपर्टाइज, मार्केटिंग स्किल्स। तो ये बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके बाद ही आप अपने बिजनेस को बाहर एक्सपेंड कर सकते हैं। कंपेरेटिव एडवांटेज, बिजनेस यूनिट को पोजेस करने के लिए स्ट्रेंथ possesses such strength which helps the business to expand। कंपेरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक रिसोर्स है और उस रिसोर्स के वजह से आपका अपने कॉम्पिटिटर से एक प्लस पॉइंट है, किसी एक फैक्टर के वजह से आपको एडवांटेज मिल रहा है अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर हो सकता है, प्रोडक्ट क्वालिटी के तौर पर हो सकता है, मार्केटिंग एक्सपर्टाइज, एम्पल रिसोर्सेज, ब्रांड इमेज। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके वजह से कंपेरेटिव एडवांटेज हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर किसी कंपनी के पास ऐसी सुविधा है या कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है जिसकी वजह से वो अपनी कॉस्ट को लो कर पा रहा है और कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, तो उसके पास वह क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज है। ऐसे रॉ मटेरियल में अगर उसके पास एबंडेंट सप्लाई है, उसके पास रॉ मटेरियल का फ्लो कभी रुकता नहीं है, तो वो अपने बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग होने से नहीं रोकेगा उस कारण से, और वो भी एक उसका कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है। वर्कफोर्स चीप है, स्किल्ड है। टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी है उसके पास, उसका आपके पास पेटेंट है, कोई और कॉम्पिटिटर उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकता, करता है तो आपको रॉयल्टी पे करेगा या आपसे परमिशन लेगा। तो आपके पास कहीं ना कहीं एक नया एडवांटेज होना ही कंपैरेटिव एडवांटेज कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूवमेंट हुई है, इस वजह से भी आपका एंट्री फ्री फॉरेन मार्केट में एंट्री करना आसान हो गया है। बहुत आसानी से अब आपका एयर ट्रेवल, पोर्ट्स और डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हो गई जिसके वजह से आपके इंटरनेशनल मार्केट्स आपस में जुड़ गई हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, टेलीकम्युनिकेशन जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइडली यूज की जा रही हैं। साथ ही साथ बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी चीजों की मदद से आपका बिजनेस का लेवल ही अलग हो गया है। आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा एनालिसिस और क्लाउड कंप्यूटिंग। एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, दूसरे देशों की मदद से फायदे को देखकर ग्लोबलाइजेशन हुआ। ईस्टर्न यूरोप, रशिया, ईस्टर्न जर्मनी ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करने में कहीं ना कहीं हेजिटेट किया, और ये सब ने देखा कि उन कंट्रीज को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। चाइना वहीं दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल है, उनका पूरा का पूरा इकोनॉमिक पॉलिसीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और बाहर के कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रेड को करते हुए किया गया। तो आपका चाइना की जो ग्रोथ रेट है इस टाइम पर इतनी है कि हम आने वाले 6-7 साल बाद आज देखते हैं कि इट मे बी नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, एमएनसीज का बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, और वो जगह जगह पर अपने बिजनेसेस बढ़ा रहे हैं। कस्टमर्स भी उन एमएनसीज से प्रोवाइडेड जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड क्वालिटी की चीज़ें हैं, उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एफडीआई, एफआईआई एंड एफपीआई जैसी चीज़ों से भी उन्हें फायदा हुआ।
गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी होने के वजह से, जिसमें क्या क्या आता है आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, पावर का कोई कट ना होना, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना, पोर्ट फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एफिशिएंट कैपिटल मार्केट्स। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से अच्छी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चरल आपको फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। ग्लोबल एक्सेप्टेड करेंसी होता है, उसके वजह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ग्रोथ हुई है, और ये भी एक कॉज है आप बाहर बिजनेस करने जाते हैं। ग्लोबल विजन एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, आपकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो ग्लोबल लेवल के साथ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, और आपका एक बिजनेस के तौर पर ग्लोबली विजन होना चाहिए कि हमारे अपने कंट्री को इतने कंट्रीज में या इतने कस्टमर्स तक पहुंचाना है। तो एक विजन होना चाहिए कि हम अपने इस बिजनेस, मान लीजिए कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इंडिया में ही बिजनेस कर रही है, तो उसका एक विजन हो कि हम बाहर अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या किसी और माध्यम से भी अपने एक्सपेंशन की ओर सोच सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसके वजह से फॉरेन मार्केट में एंट्री करा जाता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं ये कुछ आपके, कि फॉरेन मार्केट में व्हाई टू एंटर फॉरेन मार्केट, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ एंट्री इन फॉरेन मार्केट, व्हाट आर द मोड्स ऑफ एंट्री, briefly describe the following: cross-border mergers, assembly contracts, joint ventures. Long questions में what are the essential conditions for entry in the foreign market? What are the different foreign market strategies? ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिसकी मदद से आप इंटरनेशनल मार्केटिंग या इस टॉपिक पर डिस्कस पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप इस विषय पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।